हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम जो है आज क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास देख रहे हैं, जहाँ पे चैप्टर 2 आज हम करने वाले हैं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ज्योग्राफी का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एनसीईआरटी का ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आपको आज यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू यहाँ से देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हिस्ट्री भी हमारा चल रहा है। हिस्ट्री जो है यहाँ पे, इसमें हमने क्लास 6 का लगभग चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है, और ज्योग्राफी भी अब हम लेके चल रहे हैं साथ साथ में, ताकि हम साथ साथ में दोनों को कंप्लीट करते हुए चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। जितने लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से आपको सभी को सुनना है। सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और इसके बाद आपको ये सारे जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो इसको ज़रूर आप बाद में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम के डेट के अनाउंसमेंट से पहले आपकी नोट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये आपके हाथ में है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सौर मंडल में पृथ्वी हमने पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर 1 है। बहुत ही अच्छे से हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें समझी थी, और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं इसको इंग्लिश में। और देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है। हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी किस आकार की है, तो जियोइड है, ठीक है। जियोइड है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई, यानी कि इस तरह के भाग में देखेंगे तो ये थोड़ी सी उभरी हुई है और इधर थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसका आकार है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? तो आपने देखा होगा, आपने भी लैब वगैरह में देखा होगा आपने, या आपके पास खुद भी ग्लोब होगा तो वहाँ भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी को लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप देता है। अब यहाँ से ना स्टेटमेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन में बताने वाली हूँ, तो बस ध्यान से सुनते जाना है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य भी ग्लोब होते हैं, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जो हवा भरी जा सकती है जिसमें, और जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, लाइक अ बलून, ठीक है, गुब्बारे की तरह। अब देखते हैं ग्लोब क्या है, वो स्थिर नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार पहिया या लट्टू को घुमाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो कुम्हार है वो आकार देता है, शेप देता है, जो भी वो बर्तन बना रहा होता है। और ठीक, और लट्टू भी आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ठीक किस प्रकार से ग्लोब भी घुमाया जाता है। तो ये तो छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किस प्रकार की स्थिति, किसी स्थान की स्थिति को कैसे बताया जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है वो आधार, वो बिंदु। तो देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये आप पिक्चर देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तो ये आप देखिए, जो यहाँ पे जो ये डॉट है, ये जो है ये आपका क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है, जिसके थ्रू ही ये पृथ्वी पूरा ऐसे घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा
इसे हम अक्ष कहते हैं। अब अक्ष जब भी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो इससे आपको ये याद आ गया होगा कि हमारी जो पृथ्वी वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कई बार ये प्रश्न आपका बना है, तो इसको भी आपको नोट करना है। लेकिन याद रखिए कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह काल्पनिक है। हमने इसको बस समझने के लिए जो है इस तरह से काल्पनिक चीज़ों को रखा है, काल्पनिक रेखाएं हमने खींची हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, ये दोनों भी रेखाएं काल्पनिक है, कुछ भी ऐसा ग्लोब में बना हुआ नहीं है, पर उसको मापने के लिए, उसको एक आधार देने के लिए हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। ठीक है, तो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, वो क्या होता है? अक्षांश। देखते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, यहाँ विषुववृत्त वृत्त के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे ये ग्लोब है, तो ये आपका क्या है? ये इस प्रकार से बीचों बीच आपका क्या होता है? विषुवत वृत्त होता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ये आधा हिस्सा आपका विषुवत वृत्त कहलाता है, इसके ऊपर का हिस्सा यानी कि ऊपरी हिस्सा है उत्तर की तरफ है, तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये इस साइड की बात की जा रही है, और जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो इस साइड की बात की जा रही है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है, और इस तरफ का सारा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है। इतनी बातें क्लियर है? एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर बिंदु को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, या फिर समांतर रेखा भी कहते हैं। तो दोनों ही बातें ध्यान रखेंगे, अक्षांश और समानांतर दोनों ही रेखाएं एक ही हैं। ठीक है, अक्षांश को अंश में मापा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अक्षांश को किसमें मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। वो अंश आपका शून्य अंश होता है, 0 डिग्री पे मापते हैं। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 हम करेंगे, यानी कि 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार विषुवृत्त, यहाँ पे अभी हम इसको समझेंगे और अच्छे से। इस प्रकार विषुवृत्त वृत्त के उत्तर की ओर समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए पिक्चर से बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए आपका विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, और यहाँ से लेके इस साइड आपका पूरा ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण अक्षांश भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इधर उत्तरी गोलार्ध है, उत्तर ध्रुव इसको हम कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार से इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है 66.5 डिग्री उत्तर लिखा है ना, लास्ट में आपका उत्तर लिखा है। उत्तर को शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखते हैं, और दक्षिण को शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ भी 66.5 डिग्री है, यहाँ भी 66.5 डिग्री है। ये सब बात अभी हम करेंगे। 66.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, ये सब अभी बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आपको तसल्ली से सभी चीज़ें देखनी है ध्यान से। तो इसको आपको पता है उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से लिखा जाता है शॉर्टकट में। अब देखिए, महाराष्ट्र से चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में है, और बेलो होरिजेंटे कहाँ है? विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो इसलिए हम कहेंगे कि चंद्रपुर आपका 20 डिग्री उत्तर हो गया, उत्तर अक्षांश,
और हॉरिजेंटो क्या हो गया 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश। एक एग्जाम्पल के जरिए बताया गया। अब आप समझ गए कि किस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब चित्र में आप देख के इसको समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है आप यहाँ पे देखिए, ये आपका मान लीजिए विषुवत वृत्त है, यहाँ पे आप देख रहे हैं विषुवत वृत्त है। तो इससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आपका छोटा होते जा रहा है। ये गोला देखिए छोटा होते जा रहा है, ये बड़ा है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से। तो आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है। ये आपका देखिए घटता जाता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अक्षांश को हम देखते हैं। तो विषुवत वृत्त को हम कैसे कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। उत्तर ध्रुव कितना 0 डिग्री होता है। उत्तर ध्रुव कितना होता है, 90 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। ये आपका पूरा 90 डिग्री है। आप खुद देखिए ये 90 डिग्री है कि नहीं, मैथ पढ़ा है ना आपने, आप इतना तो समझ रहे होंगे। ये आप देखिए, ये जो है आपका 90 डिग्री है ना। तो ये 90 डिग्री उत्तर है, ये आपका 90 डिग्री नीचे है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पूछे और उत्तर ध्रुव पूछे तो 90 डिग्री होता है इस जगह पे। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिण, और इधर 90 डिग्री उत्तर। तो ऐसे आपको डिनोट करना है। इसके अलावा क्या दिया है, विषुवत वृत्त आपका 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं, समानांतर रेखाएं, उसको भी हम देखेंगे। हाँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे फोटो में देख लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका विषुवत वृत्त है। ठीक है, इसके ठीक उत्तर में ये आपका क्या कहलाता है, कर्क रेखा, और ये आपका मकर रेखा। ये भी उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तर लिखाएगा, ये दक्षिण तरफ है तो दक्षिण लिखाएगा। नीचे साइड दक्षिण होता है, ऊपर साइड उत्तर होता है। इसके बाद ये आपका, ये जो यहाँ से लेकर के ये ग्रीन वाला जो इलाका है, ये पूरा इलाका ये आपका उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। फिर ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। ठीक है, फिर ये दक्षिणी शीत कटिबंधीय कहलाता है, ये वाला इलाका। समझ में आ रहा है, देखिए आपका बढ़िया से एक बार। ये देखिए यहाँ से ये वाला इलाका आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी यहाँ पे पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो ये आपका जो हल्का सा लाइट पिंक में जो है, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। और सबसे निचली का जो इलाका है दक्षिण शीत कटिबंध, इसको हम कहते हैं ध्रुव वाला इलाका। ठीक है, पोल साइड कहते हैं इसको। और यहाँ से यहाँ तक शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उत्तर और दक्षिण याद रखिए बस। शीतोष्ण कटिबंधीय इस इलाकों को कहते हैं, इधर भी इस इलाके को कहते हैं। बस अंतर क्या है, वो उत्तर है, ये दक्षिण है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लेंगे। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध आपका मकर रेखा कहलाता है, जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। विषुवत वृत्त के जो हमने देखा था शीतोष्ण कटिबंधीय वाला इलाका, वो आपका 66.5 डिग्री होता है दोनों साइड। ये एक बार पिक्चर में फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये आपका पूरा उष्ण कटिबंधीय इलाका है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 66.5 डिग्री, इधर भी ये 66.5 डिग्री। तो ये क्या है, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर करना है। तो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दक्षिण ध्रुव वृत्त है और यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त है। ये वाला यहाँ तक आने में आपको 66.5 डिग्री टर्न होना, यहाँ पे झुकी हुई है पृथ्वी।
ठीक है, ये बातें यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र के सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और यहाँ पे से हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये पूरा इलाका आपका, ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है और इस साइड आपका कर्क है, इस साइड आपका मकर है। तो ये तीनों मिला के ये जो लाइन है ना, ये आपका उष्णकटिबंधीय है, जो सूर्य की रोशनी इस पर सीधी पड़ती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इस इलाके को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की ओर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको हम शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। हमने अभी आपको पिक्चर में दिखाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होता है। इसके आपको भाषा पे नहीं जाना है, सीधा सीधा समझिए। जो ऊपरी हिस्सा है इधर का और इधर का पोल वाला इलाका जो है उसको ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो वो आपका क्या होता है? वो बहुत ठंडा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है ना एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग लगता है, क्योंकि आपको कई चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगी, इसकी शब्दावली समझ में नहीं आएंगी और बोरिंग लगेगा। क्या अभी भी आपको बोरिंग लग रहा है? मुझे बताइएगा ज़रूर। समझ में आ रहा है तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए आपको जो ऊपरी वाला इलाका है ये आपका ठंड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपका ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, वृत्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा आ पाता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। अब देशांतर क्या है? लैटिट्यूड आपने समझ लिया, अब लॉन्गिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। तो देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को, अब इसी को समझाने में कई बार आपको लगता है कि 3 से 4 दिन लग गए, पर इतनी आपकी बुद्धि है, आप इसको समझ सकते हैं। बस आपको डिस्कशन की ज़रूरत है। तो डिस्कशन हम यहाँ पे साथ साथ कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स आप बनाएंगे तो और भी ज़्यादा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। अभी आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप इसको नोट्स बनाते हैं तो नोट्स के लिए मैंने बताना मैं भूल ही गई, ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाएंगे तो आपको फिर से वो चीज़ें रिवीजन होंगी आपकी, और लगभग आपके 50-60% आपके दिमाग में वो सेव हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप रिवीजन करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, अच्छा तरीका है, ताकि आप पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे कवर कर सकें। अब देखिए देशांतर क्या है? तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश की अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये अपना नोट कर लीजिए। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है? मॉरिशस द्वीप, और प्रशांत महासागर में है टोंगा द्वीप। ठीक है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे से भी स्किप हो गया है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी। तो एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इनकी स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो यह संदर्भ रेखा क्या है? यही आपका देशांती यामियोत्तर रेखा कहलाता है। अभी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं आपको छोटा सा एक बताऊँ, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये पूरी आपकी पृथ्वी है, आपको पता है कि इस तरफ जैसे लेटते हुए क्या है आपका? लैटिट्यूड। ये लेटते हुए क्या है? लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश है, ऐसे याद रख लेना। तो ये याद रखने के लिए सिर्फ। और इधर वाला क्या है आपका? लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग लॉन्ग है ना, ये लंबा है, तो लॉन्गिट्यूड है, मतलब देशांतर है। तो यहाँ पे कैसे पता करते हैं? जैसे कोई जगह है, जैसे मान लीजिए इधर आपका इंडिया है, तो इंडिया है यहाँ पे आपका, कोई एक जगह आपको देखना है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट बिंदु जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को काटती है, तो इस जगह पे स्थित समय को मानक माना जाता है यामियोत्तर। समझ में आया? अभी और अच्छे से समझेंगे, देखिए। तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त
हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है तथा सभी देशांतर यामियोत्तर आपस में मिलती हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इसको नोट करेंगे आप पॉइंट वाइज, ऐसे से करके नोट करना या फिर ऐसे से करके नोट करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, देशांतर से। तो ज़रूर इसको आप नोट कर लेंगे। सभी देशांतरी क्या होते हैं, यामियोत्तर आपस में मिलते हैं। अब देखिए अक्षांश यानी समानांतर जो रेखाएं हैं, रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामियोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तभी सभी देश के लोगों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामियोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहा जाता है। इसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रीनविच में जहाँ पे आपका देशांतर का मान कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका ये वाला लाइन आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, यानी कि देशांतर है ये वाला इलाका, और ये आपका प्रमुख यामियोत्तर है। देखिए ये आपका प्रमुख यामियोत्तर है, ये जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इसके पूर्व साइड ये आपका पूरब है यानी ईस्ट है, ये आपका पश्चिम है यानी कि वेस्ट है। तो ईस्ट साइड में ये आपका 180 इधर, 180 इधर है। इतना बात समझ में आ गया, जो हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे उसको हम डिटेल में समझते भी जाएंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से गणना होती है। प्रमुख यामियोत्तर तथा 180 डिग्री यामियोत्तर मिल करके पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैटिट्यूड आपका क्या कर रहा था, उत्तर और दक्षिण में 2 भाग में विभाजित कर रहा था। लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे है, तो ये आपको क्या कर रहा है, पश्चिम और पूर्व 2 में विभाजित कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप इसी प्रकार से नोट करेंगे। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए ऐसे लिखते हैं पूर्व, और पश्चिम के लिए ऐसे लिखते हैं प और नीचे बिंदी, ठीक है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामियोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामियोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। ये जो पूरी ग्रिड है, ये जो पूरा जाल है, इसको आप ध्यान से देखिए, क्या बातें इसमें समझाई जा रही है। तो देखिए, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की स्थिति, सही स्थिति होगी। ये वही बात हो गई जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम मान के चले कि आसाम की बात कर रहे हैं, तो मान के चले कि आपका यहाँ पे आसाम है, ठीक है। अगर हम मान के चले कि यहाँ पे तो कैसे होगा, यहाँ पे मान लीजिए आसाम है, तो आसाम और इधर से जाने वाला लैटिट्यूड, इधर से जाने वाला लॉन्गिट्यूड इस जगह पे पॉइंट करता है, एक दूसरे को काटता है। तो यहाँ पे जो मानक समय होगा वही इसका सही एग्जैक्ट स्थिति माना जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे एक आपका बच्चों के लिए दिया गया है एक्टिविटी, इसको हम छोड़ देते हैं, ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देशांतर और समय क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया ना, अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कैसे यहाँ पे बोल रहा है, ये है आपका 1 डिग्री, ठीक है। ये आपका देखिए अ है और इधर से ये ख है, तो ये एक स्थिति है वृत्त की। इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, देशांतर और समय क्या है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो समय को मापने ऐसे प्रश्न आपका पूछा जाता है में कौन सहायक है या कौन सा प्रमुख कारक है या प्रभावित करता है, इस प्रकार से प्रश्न आपका बनेगा। उसमें लिखा रहेगा आपका आकार, चंद्रमा का आकार, पृथ्वी की घूर्णन गति, या फिर आपका दिया रहेगा पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। तो इस प्रकार से जो है इसमें
ऑप्शंस आपको बना के दिया जा सकता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिर ध्यान में रखना पड़ेगा। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जो परछाई बनती है आपकी, आप खुद भी इस चीज़ को अवलोकन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप दोपहर के समय देखेंगे तो आपकी जो परछाई बनती है वो सबसे छोटी बनती है, क्योंकि सूर्य की किरण सबसे ऊपर पे होती है उस वक्त पे, आपके सर के ठीक ऊपर होती है। तो उस समय क्या होता है, परछाई छोटा होता है। और अगर तिरछी होते जाएगी, सूर्य आपका पश्चिम की तरफ आते जाएगा शाम होते होते, यानी सूर्यास्त होते होते, तो आपकी लंबाई लंबी होने लगेगी परछाई, तिरछी होने की वजह से। तो ये आपको कॉमन सा फैक्टर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्रीनविच जो है पर स्थित प्रमुख यामियोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामियोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया था, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। मैं 2-3 जगह है जहाँ पे और मुझे जो है हाईलाइट कर लेना चाहिए था, मैं कर दूंगी, उसके बाद ही मैं टेलीग्राम पे डालूंगी, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीनविच के पूर्व में, जैसे ये आपका पूरा पृथ्वी है, ये यहाँ पे इस तरह से डिवाइड किया गया है ग्रीनविच समय को। तो जो आपका पश्चिम साइड है, जो पश्चिम साइड है वो क्या होगा, वो उसका समय पीछे होगा, माइनस में चलेगा, इधर आपका प्लस में चलेगा, ठीक है। और भारत क्या है, इस साइड है भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में, आपको पता है बहुत अच्छे से, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 5.5 घंटा जो है भारत आगे है। ये क्वेश्चन आपका कितनी ही बार पूछा गया है, आप खुद भी जानते होंगे। तो 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 आर आपका जो है यहाँ पे आगे है, प्लस में है, आगे है, ठीक है, पीछे मत कीजिएगा, आगे है। तो ये भी आपका दिया हुआ है इसमें बुक में, क्योंकि इसीलिए प्रश्न से यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए इसको कैसे काउंट किया जाता है, कई बार आपको स्थिति दे दिया जाएगा कि इतना डिग्री पे ये है, इतना डिग्री पे इतना मिनट में कैसे कितना समय लगेगा। कैसे, देखिए पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 15 डिग्री, समझिएगा। 1 घंटे 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपको याद रखना है। और 4 मिनट का मतलब फिर क्या हो गया, इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट में आपका कितना होता है, 1 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी आप डिग्री को निकाल सकते हैं यहाँ से, आपको कितना भी डिग्री दे दिया जाए कि हाँ आप 15 डिग्री या फिर आप 60 डिग्री का आप मान बताइए, कितना मिनट कितना समय आगे है या पीछे है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ से इंटू करके, ठीक है। ये पूरा आपका यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है। अब देखिए किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामियोत्तर पर सभी स्थानों की स्थानीय समय समान होती है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामियोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसको नोट करेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामियोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो इस यामियोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो जो आप दोनों को ध्यान में रखिए, ऑप्शन में जो रहेगा वही आप टिक करेंगे। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामियोत्तर माना गया है। ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह आपका मानक माना गया है, ठीक है। वो कौन सा जगह है, यहाँ पे तो अभी नहीं दिया है, आगे आप पढ़ेंगे इसको, पर आपको पता है तो आप बताइए कि वो कौन सा जगह है। जगह आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि वो कौन सा जगह है जो मानक समय माना गया है भारत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत व इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, लंदन का ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 5.5 घंटा जो आगे है ये आपका इसी प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पे 2 बजे जो है शुरू होगा मैच, और शाम को 7:30 बजे ये देख पाएंगे ये लोग। तो रात्रि में समाप्त होगा, इसलिए वो सो नहीं पाएंगे क्रिकेट मैच की वजह से। तो ये अंतर क्यों है, इसलिए है क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री स्थित है, और यहाँ समय का ग्रीनविच जो है 5.5 घंटा, यहाँ पे देखिए लिखा है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार मार्क कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे हमने पूरा अक्षांश और देशांतर को अच्छे से समझ लिया। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे प्रश्न आपका बनेगा। ये देखिए आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा सही आंसर होगा, इसको बना लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा। ये पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर इसके नोट्स बना लीजिएगा, भूलिएगा मत। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।